हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है न्यू राकेश चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकिश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, अभी हम डिस्कस कर रहे थे अलग अलग स्टेट्स के पेपर जो एनटीएससी स्टेज 1 में आए हुए थे 2021 के लिए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे पंजाब का पेपर और देखेंगे क्या कोई टफनेस लेवल में चेंजेस हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, क्या कोई भी चीज़ नई है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चूहे खाना बंद करिए और सॉल्यूशंस को पूरा एंड तक फॉलो करिए। चलते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड था। जिसको भी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से आता है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी ऑफ अ गिवन सर्किट विथ की K1 ओपन एंड देन की क्लोज। पहली बार क्या है आपको क्या बताना है, जब की K1 ये जो की है ये ओपन है तब क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है, और दूसरा जब की क्लोज कर दी गई उस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, दोनों का रेशियो बताना है। तो अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे बच्चों तो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। जब की K1 ओपन थी हमारी तो ये पूरे इधर पे करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये पाथ कंप्लीट ही नहीं होगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, ए और बी के पाथ के लिए हमारे पास क्या होगा, बहुत ध्यान से देखो ए और बी। तो इस कंडीशन में हमारे पास 6 और ये क्या हो गया 12 ओम। इधर पे हमारे पास क्या है बच्चों 12 ओम है और इधर पे क्या है बच्चों 6 ओम है। तो अगर देखोगे तो यही 3 बस बचेंगे, बाकी सबका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये करंट क्या है, जो करंट आया यही तीनों में जा रहा है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से अगर देखोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब 6 प्लस 12 प्लस 6। तो इस तरीके से देखोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा 24 ओम। चलते हैं बच्चों आगे और देखते हैं अब दूसरी कंडीशन में जब की को हम क्लोज कर देंगे। इस कंडीशन में अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये अगर करंट आई आएगा तो यहाँ पे इसको 2 रास्ते मिलेंगे बच्चों, एक करंट इधर से चला जाएगा और एक करंट इधर से चला जाएगा। अब उसके बाद ये दोनों आके यहाँ पे फिर से मिल जाएंगे और ये फिर से क्या बना लेंगे, आई बना लेंगे। तो बहुत ध्यान से देखोगे तो ये दोनों क्या है, बहुत ध्यान से अगर हम देखें बच्चों तो ये दोनों पॉइंट्स किस पे होंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये अगर यहाँ से देखोगे ये I1 तो इस पे भी I1 और इस पे भी I1, मतलब ये दोनों क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ये और ये वाला रेजिस्टेंस जो इन दोनों से मिलके बना होगा ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है बच्चों 6 और 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 ओम और ये 12 ओम जो इनसे मिलके बना होगा और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 1/R इक्विवेलेंट लगाओगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 करोगे, दोनों की वैल्यू रखोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी 6 ओम आएगी। समझ में आया, या डायरेक्ट R/2 भी यूज कर सकते हो। R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू R/2 अगर दोनों सेम रेजिस्टेंस होते हैं। तो इस तरीके से देखोगे तो अब हमारी सर्किट क्या बनेगी बच्चों, इस कंडीशन में सर्किट हमारी आएगी, देखो कैसे, ये हमारी सर्किट रहेगी और यहाँ पे देखोगे ये 6 ओम हो जाएगा, ये भी 6 ओम हो जाएगा, ये भी 6 ओम हो जाएगा, ये A ये B इस तरीके से देख सकते हो। अब फिर से लगाओ, ये क्या है, ये सारे अगर आपको बहुत ध्यान से देखोगे तो ये करंट आई आया, यहाँ से भी आई और यहाँ से भी पूरा, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 ओम हो गया। तो इस तरीके से आप देखोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू इस कंडीशन में ओवरऑल क्या आएगी 6 प्लस 6 प्लस 6 18 ओम। तो दोनों का किसका है, जब ओपन था और जब क्लोज था दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखो तो 24/18 करोगे कितना आएगा बच्चों 4/3। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 4/3। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हैं। चलें बच्चों, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन या कौन से स्टेटमेंट सही है। देखो
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है? अ पर्सन विद द मायोपिया कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, एक पर्सन जिसको मायोपिया हो गया है वो दूर की चीजें बहुत अच्छे से नहीं देख सकता, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है? देख सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, जो टाइमिंग है वो सही नहीं बताई गई है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। तीसरा क्या है? द कैटरेक्ट इज द कंडीशन ऑफ द आई व्हेन द क्रिस्टल लेंस ऑफ द सम ओल्ड एज पीपल बिकम मिल्की एंड, हाँ अब क्या है कैटरेक्ट की कंडीशन? अगर हम बात करें बच्चों तो हमने क्या देखा है कि जो ओल्ड एज पीपल्स हैं, जैसे हमारे दादी नानी या जो जिनकी एज अबव 50 है, उनको आपने देखा कि बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंद या कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे जब घर में खाना बनता था तो वो स्मोक से बनता है, ठीक है ना, चूल्हे में, तो बहुत ज़्यादा स्मोक में रहने के कारण या डस्ट पार्टिकल के कारण ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम आती है, वो है कि उनका जो आई लेंस होता है वो मिल्की हो जाता है, सफ़ेद सा हो जाता है, जिसके कारण उनको कुछ दिखता नहीं है। इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं बच्चों? कैटरेक्ट। तो ये जनरली ओल्ड एज पीपल में देखी जाती हैं जिनका लेंस सही नहीं होता है, जिनके जो क्रिस्टल लेंसेज हैं जो हमारे आँख के, वो उतने प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। तो चलिए समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और ईजी क्वेश्चन है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज what fraction of the total distance covered in 7 seconds in the given velocity time graph। क्या पूछ रहा है आपसे कि बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे और ऑब्जर्व करोगे तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 7 सेकेंड में एक कोई इंसान कोई टोटल डिस्टेंस चलता है t, तो लास्ट टोटल डिस्टेंस मान लो d ट्रेवल करता है बच्चों, d ट्रेवल करता है, तो लास्ट के 2 सेकेंड्स में वो कितना फ्रैक्शन चलेगा? मान लो d डैश चला, तो d डैश और d का फ्रैक्शन पूछ रहा है कि वैल्यू क्या आएगी, d डैश और d की वैल्यू क्या आएगी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब चलते बच्चों देखते हैं आगे। बहुत ध्यान से अगर हम देखेंगे तो एक चीज़ बताओ कि वेलोसिटी टाइम कर्व है, क्या है? वेलोसिटी और टाइम। अगर इस पे कोई भी एरिया होगा, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, कोई भी एरिया होगा तो ये क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम एरिया निकालने के लिए करोगे। अब एक चीज़ बताओ, डिस्प्लेसमेंट, या अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम हमको क्या देता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है हमको? डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन एक डायरेक्शन में हो, सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, तो वही डिस्टेंस होता है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे जो वीटी ग्राफ है, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट देना चाहिए, पर यहाँ पे डिस्टेंस देगा क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो? देखा तुमने कि वेलोसिटी टाइम कर्व का जो ग्राफ है वो उसका एरिया हमें क्या देता है? उसका एरिया देता है हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक आएगा? ये पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यस सर, ये पूरा क्या हो जाएगा? हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और लास्ट 2 सेकेंड में कितना चलेगा बच्चों? लास्ट 2 सेकेंड की अगर बात करें तो लास्ट 2 सेकेंड में ये कितना चलेगा? इतना चलेगा। बहुत ध्यान से देखो, इतना पोर्शन चलेगा। तो हमको टोटल में इसका फ्रैक्शन को बताना है। अब बहुत ध्यान से अगर देखोगे बच्चों तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या निकालोगे? वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया, क्योंकि v इंटू टी क्या देता है हमको? डिस्प्लेसमेंट देता है। अब बहुत ध्यान से देखो तो टोटल एरिया निकालोगे, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब टोटल एरिया के लिए क्या है? एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ये? बहुत ध्यान से देखो, इस पूरे साइडेड रीजन के एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डी की वैल्यू क्या आएगी? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये क्या हो जाएगा सर? ये 2 है, और ये टोटल कितना होगा? 1 से लेके 7 6 होगा। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड,
पैरेलल साइड्स की बात करें तो ये क्या होगा 6 प्लस 2 इंटू हाइट कितना है 10 है। तो अगर बहुत ध्यान से देखोगे सॉल्व करोगे तो ये 5 हो जाएगा, तो इधर से देखोगे 40 मीटर आएगा। कितना आएगा 40 मीटर आएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे इस पोर्शन में। अब क्या पूछ रहा है लास्ट 2 सेकंड में। लास्ट 2 सेकंड में हमने क्या चला, लास्ट 2 सेकंड में हमने ये डिस्टेंस चली होगी या डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी वैल्यू देखोगे, इसको मैं d3 अगर नाम दूं तो d3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका एरिया ही हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चों, बेस कितना है 5 से 7 2 हो जाएगा 2, और हाइट कितनी है बच्चों 10। तो यहाँ से देखोगे ये और ये कट गया तो d की वैल्यू कितनी आई, d3 इज इक्वल टू 10। अब बहुत ध्यान से देखो टोटल डिस्टेंस क्या है 10 मीटर है, और लास्ट 2 सेकंड में कितना चला है बच्चों टोटल डिस्टेंस है 40 मीटर, और लास्ट 2 सेकंड में कितना चला है 10 मीटर चला है। तो रेशियो d3 अपॉन डी टोटल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/40, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। अगर बहुत ध्यान से देखोगे ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। आपसे ये पूछना चाहता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इतने चार्ज में। बहुत ध्यान से देखो, अ बॉडी हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 म्यू कूलम, इट मीन्स द बॉडी हैज गेन्ड। अब देखो किसी भी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना है तो आप उस पर और इलेक्ट्रॉन्स और निगेटिव चार्ज दे दोगे तो वो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब निगेटिवली चार्ज किसी भी बॉडी को करना है, इलेक्ट्रॉन और दे दिया आपने तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। तो यही पूछ रहा है कि अगर एक बॉडी में हम इतना निगेटिव चार्ज क्रिएट करना है तो हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब हम क्वांटाइजेशन के प्रॉपर्टी के हिसाब से जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, यहाँ n किस पे होता है, इंटीजर में। अब क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको इधर भेजोगे तो Q बाई E इज इक्वल टू n। अब चार्ज कितना क्रिएट करना है अपन को, 1 म्यू कूलम। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो 1 म्यू कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू की वैल्यू क्या है, माइक्रो यानी 10⁻⁻6 -6 कूलम का चार्ज अगर आपको क्रिएट करना है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी में क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ पे Q की जगह क्या रखोगे, 1 × 10⁻⁻6 कूलम अपॉन क्या रखोगे, अपॉन रखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻ बच्चों 19 कूलम। ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से n की वैल्यू आएगी बच्चों, बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आएगी, बहुत ध्यान से इसको ऊपर ले जाओ, है ना, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -19 से +19 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻13, ऊपर हो जाएगा 13, क्योंकि 19 - 6 क्या होगा, 13 होगा। इस तरीके से डिवाइडेड बाई 1.6 करोगे तो ये क्या आएगा, 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। कितना, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाहता है। ये क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आपको किसके किसके बीच पे ग्राफ का रिलेशन बताना है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। अगर बात करें मोमेंटम P से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू क्या होती है, mv। और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, ½ mv² होता है। अब बहुत ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो अब काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखते हो, ½ mv²। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो m² हो जाएगा और नीचे m से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस बना के रखना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, k = क्या हो जाएगा, ½ अब m और v को मिलके क्या बनता है, p बनता है। m और v = क्या होता है, p। तो अगर इसको हम क्या p² लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं
होनी चाहिए। तो यहाँ से पी स्क्वायर अपॉन एम, तो बहुत ध्यान से देखोगे ये दोनों यहाँ चला जाएगा इसके पास, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2m के ई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, 2m के ई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, क्या आएगा पी स्क्वायर। अब देखो इधर से बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ऐसी एक इक्वेशन होती है। तो ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसकी एक्सिस क्या है x एक्सिस है। तो इसका कर्व कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब देखो अब ये एक पैराबोला है, तो ये ग्राफ तो हो नहीं सकता और ये ग्राफ तो हो नहीं सकता, बचा कौन सा ग्राफ, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो बहुत ध्यान से देखोगे, तो ये कैसा ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा, कौन सा, सेकंड वाला ग्राफ होगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला की कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड वाला ग्राफ होगा। तो इस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, बिकॉज ये क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला है और जिसकी एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस है। तो इसकी एक्सिस कौन सी है, यही है, पर यहाँ पे इसकी एक्सिस क्या हो गई वाई एक्सिस, जो कि गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे क्या है, दो थिन लेंस के कॉम्बिनेशन से एक हमारा लेंस बना, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसके बारे में देखना है। देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर इन कॉन्टैक्ट एंड कोएक्सियल, इट्स पावर इज सेम एज द पावर ऑफ द सिंगल लेंस गिवन बाय। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि दो लेंस से मिलके एक लेंस बनाया गया है और इसकी पावर क्या है, वो सिंगल लेंस के बराबर है। दो लेंस को हमने कैसा रखा है, कोएक्सियली, कैसा रखा है बच्चों, कोएक्सियली। तो इसके कारण अगर बहुत ध्यान से अगर देखोगे आप, तो एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो भी रे आएगी पहले इससे बेंड होगी, इससे बेंड होगी, इसके सेंटर पे जाएगी, फिर और ज़्यादा बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे दो बार बेंडिंग हो रही है, तो दोनों के कारण क्या है, जो फोकल लेंथ है, एक्चुअल फोकल लेंथ क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखोगे पावर, इक्विवेलेंट पावर की बात करें तो दोनों, अगर इसकी पावर P1 है और इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P1 है और इसकी पावर P2 है, तो यहाँ से देखोगे तो पावर की वैल्यू क्या आएगी, पावर की वैल्यू आएगी आपकी, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो क्योंकि कोएक्सियली रखा है तो पावर डायरेक्टली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से 1 अपॉन पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ होता है। तो यहाँ से देखोगे तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। अब अगर बहुत ध्यान से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, F1, बहुत ध्यान से सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन F1 प्लस F2। देखो इसको देखोगे तो ये क्या होगा F1 F2, इसका क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, ये क्या होगा F1 प्लस F2 हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखो 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 अपॉन F1 F2 है, F1 F2 है बच्चों। अब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या आएगा, F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2 आएगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये देखो यहाँ पे इसके बराबर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। तो आंसर क्या आ गया, थर्ड आ गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको यहाँ पे क्या है, काइनेमेटिक्स का यूज़ करना है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका यूज़ कैसे करना है। देखो बहुत ध्यान से, एक बेल है हमारे पास जिसमें हमने कोई भी पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका और उसकी डेप्थ कितनी है, उस बेल की डेप्थ हमको कितनी दी है बच्चों, 44.1 मीटर दिया हुआ है। अब आप इस पे पहले पत्थर डालोगे तो पत्थर वहाँ जाएगा, टकराएगा, तब आपको क्या करेगा, जैसे पत्थर टकराएगा तो उसकी क्या आएगी, साउंड आएगी आपके पास। अब आपको बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी। क्वेश्चन एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल हैविंग अ फ्री वाटर सरफेस एट अ डेप्थ ऑफ, वाटर कहाँ पे है, वाटर की डेप्थ कितनी है बच्चों, 44.1 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। द स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 3
13 सेकेंड, मतलब जो वो छपाक सा वो साउंड आएगा ना, छपाक जैसे पत्थर गिरेगा, तो वो साउंड हमें कितनी देर बाद मिल रही है? 3.13 सेकेंड्स। ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर। हमें क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ द साउंड को फाइंड करना है कि एयर में क्या होगी। बहुत ध्यान से देखो। अब कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहले ध्यान रखो, बहुत ध्यान से देखोगे अगर, तो आप ये देखोगे तो पहले तो ये जाएगा पत्थर नीचे, तो पत्थर को जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा, और जब पत्थर यहाँ पे पहुँच जाएगा इसके बाद क्या है? साउंड हमारे कानों तक पहुँचेगी, हमारे ईयर डम्स तक क्या पहुँचेगी? साउंड पहुंचेगी। तो हम क्या करें? बहुत ध्यान से देखो। अगर हम ये पता कर लें कि पत्थर को यहाँ तक गिरने के लिए टाइम कितना लगा, ठीक है, तो हम टोटल टाइम में पत्थर के गिरने का टाइम माइनस कर देंगे, तो ये क्या आएगा? टाइम ऑफ साउंड कितना लेगा वहाँ ऊपर तक पहुँचने के लिए। बस अगर इतना समझ में आ गया तो काम बन गया। बहुत ध्यान से देखो, तो पत्थर को ड्रॉप कितना होना है? इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि हमने ड्रॉप किया है, और उसको हाइट कितना गिरना है? 44.1 मीटर। ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में लगाओगे तो आप देखोगे s इज इक्वल्स टू क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, डेप्थ कितनी दी हुई है आपको? डेप्थ कितनी दी हुई है सर? 44.1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 क्योंकि ड्रॉप किया गया, तो हाफ इंटू जी की वैल्यू क्या है? 9.8 रखोगे, इंटू टी स्क्वायर रखोगे, तो यहाँ से सॉल्व करोगे ये 4.9 आएगा, और 4.9 को उधर ले जाओगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ से 9, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी? टी की वैल्यू आएगी आपकी, टी की वैल्यू आएगी 3 सेकेंड। मतलब स्टोन को यहाँ से नीचे तक पहुँचने के लिए टाइम कितना लगा बच्चों? 3 सेकेंड। अब टोटल टाइम हमको कितना दिया है बच्चों? टोटल टाइम हमको दिया गया है टी टोटल की वैल्यू दी है आपको 3.13 सेकेंड। कितना दिया हुआ है? 3.13 सेकेंड दिया हुआ है। अब बहुत ध्यान से देखोगे तो टाइम टू रीच द स्टोन कितना लगा? 3। तो टोटल टाइम टेकन बाय द साउंड कितना होगा? 3.13 माइनस 3 करोगे तो ये क्या होगा? 0.13 सेकेंड लगेगा साउंड को ऊपर तक आने में। और साउंड को ऊपर तक आने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा सर? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है? स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम। अब डिस्टेंस कितना चला उसने? 44.1। कितना चला? साउंड को कितना चलना पड़ा? 44.1। अब उसके लिए वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी नहीं पता सर। टाइम पता है क्या? हाँ टाइम पता है, 0.13 सेकेंड। अब बहुत ध्यान से इसको इधर पे डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? 44.1 डिवाइडेड बाई 0.13 इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू अगर यहाँ से देखोगे तो क्या आएगा? 339.2 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी? 339.2 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ड्रॉप किया तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्टोन यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा। अब आपको टोटल टाइम दिया हुआ है कि जब आपको साउंड आए, तो अब यहाँ पे जब ये ड्रॉप कर जाएगा इसके बाद तो साउंड स्टार्ट होगी। अब साउंड के लिए वो टाइम दिया है, डिस्टेंस तो आपको पता ही है कि उतना ही चलना पड़ेगा जितना पत्थर को नीचे आने में चलना पड़ा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और आंसर क्या आएगा? 339.2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब द पॉसिबल कॉज ऑफ ओवरलोडिंग इन हाउस होल्ड सर्किट। इनमें से कौन सा पॉसिबल कॉज नहीं है किसके लिए? जो ओवरलोडिंग होती है, जैसे हमारे घर में क्या है, कई बार आग लग जाती है अपनी सर्किट्स में, वो किसके कारण होता है? ओवरलोडिंग के कारण। तो इनमें से कौन सा कारण ओवरलोडिंग के लिए नहीं है? बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो H इज इक्वल टू क्या होता है? हम जानते हैं I स्क्वायर RT।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से बहुत ध्यान से हमने देखा है। अब क्या करोगे, जैसे ही आई बहुत ज़्यादा एक बार में इंक्रीज हो जाएगा, किसी के भी थ्रू, किसी भी वायर के थ्रू अगर आई की वैल्यू आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, उस कंडीशन में क्या है, हीट बहुत ज़्यादा होगी और ओवरलोडिंग के कारण क्या होगा, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग कब होगी, जब करंट बहुत ज़्यादा होगा सर्किट में। बहुत ध्यान से देखना, हाई वोल्टेज, आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट कर दोगे, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा, तो इसके कारण भी क्या है, हीट बढ़ जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर हीटिंग हो जाएगा या ओवर लोडिंग की कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, सब्सटेंशियल रिड्यूस ऑफ द करंट इन द सर्किट। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब, बहुत ध्यान से पढ़ना, डज नॉट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो सही ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट को बहुत ज़्यादा घटा दोगे तो कोई भी हीट में चेंज, हीट तो और कम हो जाएगी, मतलब वहाँ पे ओवरलोडिंग की कंडीशन नहीं आ सकती, वहाँ पे कोई भी हीटिंग नहीं हो सकती। मतलब ये सेकंड ऑप्शन इज गलत और यही अपना क्या है, डज नॉट पूछा है तो यही आंसर क्या हो जाएगा, यही ये क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हमने देखा होगा हमारे पास एक एक्सटेंशन होता है, हमने बहुत सारा उस पर ठूस दिया, तो जहाँ पे एक के लिए थोड़ा कम करंट चाहिए था, ऐसे ही सब के लिए थोड़ा थोड़ा मिला के बहुत ज़्यादा करंट होना चाहिए, आना चाहिए, क्या है, मेन सर्किट से क्या आना चाहिए, बहुत ज़्यादा करंट आना चाहिए। अब इसके कारण क्या होता है, कई बार हमारी चक्री जल जाती है, क्यों, क्योंकि ओवर लोडिंग हो जाती है, बहुत सारे अप्लायंसेस अपना अपना करंट मांगते हैं, तो इसके कारण उस पर क्या हो जाती है बच्चों, ओवर लोडिंग हो जाती है। चलते हैं, तो मतलब ये ऑप्शन भी सही है। चलते हैं, देखो क्या है, द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन डायरेक्ट कनेक्शन। लाइव वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों 220 वोल्ट होता है इंडिया की बात करें, और न्यूट्रल वायर क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे अगर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है भाई, बहुत ज़्यादा है, कितना, 220 वोल्ट का, और बीच में रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो सडन पोटेंशियल ड्रॉप के कारण बहुत ज़्यादा करंट इंक्रीज हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुई और वहाँ पे आग लग जाएगी, तो ये भी क्या है, कंडीशन ऑफ ओवरलोडिंग है। मतलब नीचे के तीनों, ये वाला और पहला वाला, ये तीनों क्या शो कर रहे हैं कि ये क्या है, ओवरलोडिंग की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, पर ये क्या है, सही स्टेटमेंट नहीं है, इस कंडीशन में ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। तो सेकेंड इज द राइट एज पर द गिवन रिक्वायरमेंट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, a bus of mass 2800 kg is traveling at the speed of 90 km/h. A retarding force of 5600 Newton is applied on it for a distance of 100 meter. The velocity is reduced to। एक ट्रक था जिसका मास कुछ भी हो, मैं ट्रक बनाता हूँ बच्चों, हंसना नहीं, ये मेरा ट्रक हो गया, ठीक है। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 100 km/h। अब हमने क्या किया, इसको एक फोर्स लगाया, कितने दूर तक के लिए, 100 मीटर के लिए हमने उस पर एक फोर्स लगाया, और फोर्स कितना लग रहा था बच्चों, 5600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपको क्या पूछ रहा है, अब कैसा फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, ये अपनी स्पीड को डिक्रीज करेगा, मतलब ब्रेक लगाया आप कह सकते हो। तो अब बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये फाइनल स्पीड क्या होगी, फाइनल स्पीड वी फाइनल के लिए आपको बताना है। अब बहुत ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, फाइनल स्पीड बताने के लिए क्या, देखो बॉडी में एक्सीलरेशन है सर, रिटार्डेशन है, मतलब आपको रिटार्डेशन निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब रिटार्डेशन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, F इज हम जानते हैं ma होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। F कितना है, 5600 दिया हुआ है, मास कितना दिया है 2800 इंटू a करोगे तो यहाँ से ये 2 जा, ये कहाँ जाएगा, 2 जा जाएगा, इसको नीचे ले जाओगे तो ये कितने जा जाएगा, 2 जा, तो ये क्या आएगा, a इज क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस पे आएगा, SI यूनिट्स पे आएगा। और ये क्या है, निगेटिव आएगा। निगेटिव क्यों शो कर रहे हैं अपन, क्योंकि ये क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। अब बहुत ध्यान से देखो, तो इस पे रिटार्डेशन कितना आया,
रिटार्डेशन की वैल्यू इज इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज़ बताओ बच्चों, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये तो क्या है SI यूनिट में, पर ये दूसरी यूनिट्स पे है, तो इसको कन्वर्ट करोगे सबसे पहले इसको किस पे कन्वर्ट करोगे आप SI यूनिट में। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ से देखोगे 18 5 जा, तो यहाँ से देखोगे ये क्या आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो सकती है, इसको क्या लिखोगे 25 मीटर पर सेकेंड। ये 100 नहीं था बच्चों, 90 किलोमीटर था, 90 था। तो ये क्या हो गया 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो बहुत ध्यान से देखोगे तो हम क्या लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि टाइम के बारे में हमको कुछ बताया नहीं है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लगा दोगे 2as लगा दो। अब देखो फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी 25 मतलब 25 का स्क्वायर लगा दो इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ क्या है एक्सीलरेशन क्या है 2 इंटू माइनस ऑफ 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू कितनी है सर दिया हुआ है 100 मीटर। क्या है इनिशियल पॉइंट से कितना 100 मीटर, इनिशियल पॉइंट से कितना 100 मीटर। तो इस तरीके से देखोगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये वैल्यू है इंटू 100 करोगे तो यहाँ से देखोगे तो वैल्यू आएगी आपकी, बहुत ध्यान से देखोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 400 हो जाएगा 625 आएगा, ये माइनस का आएगा इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 225। तो v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 225 है, तो ये कितनी आएगी यहाँ से देखोगे इसका अंडर रूट लोगे तो 15 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। अब 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा कर दो, पहले क्या किया था 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, अब 18/5 से कर दो। तो यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों 15 इंटू 18/5 5 3 जा, तो यहाँ से करोगे तो कितना आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो फोर्स इस फोर्स को अप्लाई करेगा 100 मीटर तक के लिए तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर तक। तो आई होप सो समझ में आया होगा, बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट था। सिर्फ आपको ये फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सीलरेशन चाहिए था और एक्सीलरेशन के लिए फोर्स दिया था और मास दिया था, मास इज F इज इक्वल टू ma लगा सकते हो। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब बहुत ही मतलब सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वो है किसके ऊपर स्नेल्स लॉ के ऊपर। किसके ऊपर है बच्चों स्नेल्स लॉ के ऊपर। आप इसे देख सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम ए इन द गिवन फिगर इज गिवन बाय। ठीक है, क्या बताना है रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम ए, मतलब म्यू बी अपॉन म्यू ए बताना है। और हम जानते हैं स्नेल्स लॉ के हिसाब से म्यू बी अपॉन म्यू ए क्या होता है इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई इज इक्वल टू 30 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है 45 डिग्री है। तो इस तरीके से निकालोगे बहुत ध्यान से तो म्यू बी इज अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी है साइन 30 डिग्री अपॉन साइन आर यानी साइन 45 डिग्री। तो इस तरीके से देखोगे म्यू बी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी है साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी 1/√2 आएगी। कितनी आएगी 1/√2। और बहुत ध्यान से अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी म्यू बी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1/√2 आएगा बच्चों। कितना आएगा 1/√2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो देख सकते हो। तो ऐसा कोई ऑप्शन है म्यू बी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू 1/√2 फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को देख सकते हो।
अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रेशर के ऊपर है। तो प्रेशर हम जानते हैं बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। अब कहीं पे भी अगर फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो और अगर एरिया को आप डिक्रीज करोगे तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं बहुत ध्यान से कि अ ब्लॉक ऑफ वुड हैविंग मास कितना है 15 kg, उसका मास 15 kg है और उसके डायमेंशंस ये हैं, आर केप्ट ऑन द टेबल, आर मेड ऑन द टॉप डायमेंशन। आपको क्या बताना है, प्रेशर एक्सर्टेड। अब क्या आपने एक टेबल पे इस ब्लॉक को रख दिया है। अब ब्लॉक को रखने के 3 साइड्स हो सकते हैं, कैसे आओ देखते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये ऐसा भी रखा जा सकता है, ऐसा भी रखा जा सकता है, ऐसा भी रखा जा सकता है, किसी भी तरीके से रखा जा सकता है। तो कब प्रेशर ज़्यादा आएगा, जब एरिया क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा। एरिया क्या होगा, मिनिमम। तो अब देखो मास तो हर बार सेम है, मतलब वेट सेम लगेगा mg के बराबर। तो आपका प्रेशर मैक्सिमम कब आएगा, जब एरिया मिनिमम होगा। और एरिया मिनिमम किस पे है, इस वाले कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में या इस वाले कंडीशन, सर बी वाले में। तो ऑप्शन क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर कब आएगा, जब एरिया मिनिमम होगा, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से कि फील्ड लाइंस के बारे में। फील्ड लाइंस क्या है, फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो फील्ड लाइंस हमें क्या बताती हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अगर देखोगे, जहाँ पे हमने देखा था, जैसे अगर बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट के एंड में बहुत सारी फील्ड लाइंस रहती हैं। तो वहाँ पे क्या है, हमें क्या मिलता है, फोर्स ज़्यादा मिलता है। और ऐसे ही उससे दूर चले जाएंगे तो वहाँ पे फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फील्ड लाइंस कम होती हैं। तो डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस पे क्या डिपेंड करती है, उस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। तो यहीं पे यहाँ पे भी वही पूछ रहा है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम होगी। अगर बहुत पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मतलब वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास हैं, तो यहाँ पे क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम आएगी। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम आएगी, क्योंकि बहुत दूर दूर है। तो बी पॉइंट पे अगर देखोगे तो फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम आना चाहिए, बी पे मैक्सिमम, ठीक है, और सी पे मिनिमम। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते। अब चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो इस पेपर के रिगार्डिंग में। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको अभी तक क्या पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है, हर जगह कांस्टेंट होती है। पर अगर मैं बात करूँ तो अगर एक पूरे सरफेस की, अर्थ सरफेस की बात करूं तो यहाँ पे जी की वैल्यू वेरी करती है। जी की वैल्यू हम जनरली क्या लेते हैं, जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 9.81 मीटर पर सेकेंड। पर बहुत ध्यान से अगर देखेंगे अपन तो जी की वैल्यू जो होती है, ये जो जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड है, ये कहाँ की वैल्यू दी हुई होती है अपन को, पोल्स की। इक्वेटर की वैल्यू जो होती है ये जनरली क्या होती है, उससे कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। पर यहाँ पे अगर बात करें, जैसे जैसे ये यहाँ से दूर जाता है तो अर्थ के रोटेशन के कारण वहाँ पे जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर इक्वेटर की बात करें तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे देखो जी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जी एट पोल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ जी एट इक्वेटर। ठीक है, जी एट पोल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर में कम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन इफेक्ट के कारण यहाँ पे और क्या है, एक दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करता है, जिसके कारण जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जी की दो वैल्यूज आई, जी की पोल पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ द इक्वेटर है। अब क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो हेलीकॉप्टर जो कि सेम हाइट पे उड़ रहे हैं, इक्वेटर में भी और पोल में भी, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब वहाँ से एक पैकेट्स को ड्रॉप किया गया, तो कौन सा पैकेट जल्दी पहुँचेगा और कौन सा पैकेट देर से पहुँचेगा। अगर हम दोनों को सेम प्लेस से फेंकेंगे तो दोनों सेम टाइम में पहुँचेंगे, पर क्योंकि चेंज इन ग्रेविटी है उसके कारण क्या आएगा, टाइम एक को कम लगेगा, एक को ज़्यादा लगेगा। देखते हैं, रिलेशन निकालते हैं। यहाँ से एक h हाइट से हमने क्या किया, उसको ड्रॉप किया सरफेस पे, हाइट क्या है, h है। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमको किसका रिलेशन बताना है, टाइम का रिलेशन बताना है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 2s हो जाएगा अपॉन ये नीचे आ जाएगा अपॉन ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू अगर देखोगे, यहाँ से टी की वैल्यू अगर देखोगे तो क्या देखोगे, अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन ए इज इक्वल टू टी, अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन ए इज इक्वल टू टी। अब देखो यहाँ पे देखो, हाइट तो दोनों के लिए सेम है, मतलब ऊपर से कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नीचे अगर देखें, एक्सीलरेशन जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके लिए टाइम क्या आएगा, कम आएगा, और जिसके लिए एक्सीलरेशन कम होगा उसके लिए टाइम पीरियड ज़्यादा आएगा। अब एक्सीलरेशन कहाँ पे ज़्यादा है, पोज पे ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा है बच्चों, पोज पे ज़्यादा है, और कम कहाँ पे है, इक्वेटर पे कम है। तो जहाँ पे एक्सीलरेशन ज़्यादा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है, मतलब ये यहाँ का टाइम पीरियड क्या है, t2 है, और यहाँ का टाइम पीरियड क्या है, t1 है। तो कौन ज़्यादा होगा, इस पे ग्रेविटी ज़्यादा, ग्रेविटी का इन्वर्स रिलेशन है, तो आप क्या बोल सकते हो कि t2 जो है लेस देन होगा t1 है। t2 क्या होगा, लेस देन क्या होगा, t1 से। अब बहुत ध्यान से देखोगे तो हमें क्या है, G एट पोल इज ग्रेटर देन G एट इक्वेटर, ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, एक ये ऑप्शन, इसके अलावा तो गोली मार दो, इनका कोई मतलब है नहीं। अब बहुत ध्यान से अगर देखोगे, तो यहाँ पे देखोगे तो अब यहाँ पे आपको क्या है, टाइम t1 इज ग्रेटर देन t2 और t2 इज ग्रेटर देन t1, इनमें से कौन सा होगा, पर हमारे पास क्या है, t1 इज ग्रेटर देन t2। t1 किसका टाइम पीरियड है, रिस्पेक्टिवली देखेंगे तो t1 इक्वेटर का है और t2 क्या है, पोल्स का है। तो पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा है तो वहाँ पे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा नीचे ड्रॉप होने के लिए। तो यहाँ से आप देखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर। आई होप सो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप कौन से टॉपिक्स जानना चाहते हैं और कौन से पेपर्स को और देखना चाहते हैं, हम सारी चीज़ें लाएंगे। आप कमेंट्स में छोड़ दीजिए, आपके कमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है और इंतज़ार किया जाता है। तो थैंक यू।